बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम में लंदन से खुश आमदीद कहता हूं। सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। इमरान खान ने बरतानवी इदारे को अपने कत्ल के मंसूबे से मुतल्लिक नए इंकिशाफात कर दिए। इसकी तफसील आपके सामने रखेंगे। और फिर चौधरी शुजात ने परवेज इलाही और मुनिस इलाही को क्या नई पेशकश कर दी है। एस्टेब्लिशमेंट गुजरात के चौधरियों से क्या नया काम लेने वाली है और क्या इमरान खान को इसकी खबर है, इसकी तफसील भी आपके सामने रखेंगे। और फिर चौधरी शुजात और परवेज इलाही के घर के बीचों बीच दीवार तामीर करने के ऐलान ने पंजाब की सियासत कैसे बदली, दीवार के दोनों तरफ की कहानी आपके सामने रखेंगे। और घर में दीवार का असल मामला क्या है, इससे भी पर्दा उठाएंगे आज के इस प्रोग्राम में। और फिर नून लीग का लाहौर उजड़ गया, लेकिन मरीम नवाज लंदन के मार्बल आर्च की सीढ़ियों पर खड़े होकर कहती हैं कि मैं लाहौर नहीं जाऊंगी। ये माजरा क्या है। और फिर पीडीएम इलेक्शन से फरार ढूंढ रही है और इमरान खान को एडवांस में कौमी असम्बली की 7 नशिस्तें फिर मिल गई। अब क्या हिकमत अमली हुकूमत की तरफ से सामने आएगी। और फिर स्पीकर कौमी असम्बली के इजलास से कैसे भागे, तहरीक इंसाफ के अरकान ने स्पीकर का पीछा कैसे किया और इमरान खान ने नया कार्ड शो कर दिया, ये भी आपको बताएंगे। नून लीग पंजाब का निगरान वज़ीर आला इलेक्शन कमीशन से क्यों मुंतखब कराना चाहती है। परवेज इलाही ने इस साजिश को चैलेंज करने का फैसला कर लिया। और व्यूअर्स, सबसे अहम आपको ये खबर दें कि वज़ीर आज़म के मुस्ताफ़ी होने का मामला क्या है और इस्तीफ़ा क्यों आ गया, ये कहानी भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताएं कि हर गुजरते दिन के साथ शहबाज शरीफ और उनके इत्तेहादियों के लिए इस हुकूमत को चलाना नामुमकिन हो गया है। बाहर बैठे हुए मालियाती इदारे पाकिस्तान के अंदर के हालात का बखूबी जायज़ा ले रहे हैं और इसके अलावा इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट भी सियासी जो उतार चढ़ाव है इसे ऑब्जर्व कर रही है। पाकिस्तान से बाहर बैठा हुआ मीडिया भी देख रहा है कि पाकिस्तान के हालात किस समत में जा रहे हैं और आइंदा हुकूमत कौन बनाएगा, मौजूदा जो पॉलिटिकल टर्मोइल है इसका हल किसके पास है। आपने अगर एक बात गौर की हो, शहबाज शरीफ साहब का एक आधा इंटरव्यू अरेबिया टेलीविजन के ऊपर या अल जजीरा या इसके अलावा एक दो और इंटरव्यूज़ जो हैं वो आपने सुने होंगे, लेकिन ये इंटरव्यूज़ फरमाइशी इंटरव्यूज़ थे क्योंकि वहाँ पर फहद हुसैन साहब बैठे हुए हैं और वो अपने इंटरनेशनल जो कनेक्शंस हैं उनको इस्तेमाल करके शहबाज शरीफ का एक इमेज डेवलप करने की भरपूर तरीके से कोशिश कर रहे हैं। इन सियासी हालात में पाकिस्तान की किसी सियासी जमात के किसी सियासी लीडर का इतना सियासी कदर नहीं है कि इंटरनेशनल मीडिया खुद चलकर आपके पास आए और पाकिस्तान के मसाइल पर आपसे बातचीत की जा सके। बिलावल जरदारी साहब भी जब बाहर जाते हैं तो एक लश्कर इनके साथ लॉबिंग का चल रहा होता है, जो इंटरनेशनल जितने भी मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके अंदर अपने कॉन्टेक्ट्स ढूंढते हैं और फिर इन इंटरव्यूज़ को इंटरनेशनल मीडियाज़ में लगवाया जाता है। यानी ये उनकी डिमांड नहीं होती, यह आपकी ख्वाहिश होती है जिसको पूरा करने के लिए ये लश्कर काम करता है, जो फहद हुसैन साहब कर रहे हैं। अब व्यूअर्स, खान साहब के पिछले 1 साल के अंदर आपने बेतहाशा इंटरव्यूज़ देखे होंगे। अब ये खान साहब की ख्वाहिश नहीं है कि उनका जो मौक़िफ़ है दुनिया के सामने रखा जा सके। ये दुनिया की ख्वाहिश थी कि वक्त का सबसे जो मकबूल लीडर है वो क्या सोचता है पाकिस्तान के बारे में, उसकी अफगानिस्तान के हवाले से क्या पॉलिसीज़ हैं, सीआईए को अगर आपने अड्डे देने हैं तो उस पर आपका क्या मौक़िफ़ है। और फिर आप देखें कि अगर आप कहेंगे एब्सोल्युटली नॉट तो वो दुनिया की हेडलाइंस बन जाता है और पूरी की पूरी सियासत इसी लफ्ज़ के गिर्द जो है वो घूमती हुई आपको नज़र आएगी। ये है इमरान खान और ये है इमरान खान का कद और ये है इमरान खान का पाकिस्तान, जिसको अट्रैक्ट करती है बाहर की दुनिया और आपके पास पहुंचती है और जानने की कोशिश करती है कि खान साहब आप पर तो कातलाना हमला भी हुआ, अब आपका क्या ख्याल है, अब आप अपनी सियासत को कैसे देखते हैं। और एक वेटेज आपको नजर आएगी इमरान खान की। ये इंटरव्यूज़ मरीम नवाज का बाहर की दुनिया का कोई आउटलेट आकर क्यों नहीं करता, ये इंटरव्यूज़ शहबाज शरीफ का क्यों नहीं किया जाता, आप मुल्क के वज़ीर आज़म हैं। ये इंटरव्यू नवाज शरीफ जो काफ़ी अरसे से बरतानिया से बाहर बैठे हुए हैं, ये इंटरव्यू उनका क्यों नहीं होता। ख्वाहिश का इजहार तो किया गया लेकिन आपने इसहाक डार को भेज दिया और जो इसहाक डार साहब के साथ हुआ वो भी पूरी दुनिया के सामने है। यानी पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल कैपिटल है किसी लीडर के अंदर, उसके साथ ये जुड़ा नहीं हुआ जो उसकी मकबूलियत उसे इस मकाम तक लेकर जा सके जो इमरान खान के पास एक विजन है। और बाहर की दुनिया ये समझती है कि अगर इस मुल्क के अंदर कोई लीडर है तो इमरान खान है, लिहाजा इसको अप्रोच किया जाए और इससे जानने की कोशिश करें कि वो पाकिस्तान की सियासत पर और आने वाले दिनों के हवाले से क्या कहता है। जब भी बाहर की दुनिया एक्टिव होती है ना, याद रखिएगा
मगरिबी मीडिया इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का एक आलाकार है। हमने इराक वॉर के अंदर देखा, आपने जस्टिफाई करना था अपने उस इकदाम को इराक के हवाले से, तो दुनिया भर से मीडिया आउटलेट वहां पर उतारे गए। मशरूम बॉम्ब्स जो हैं वो हमें दिखाए जाते हैं ताकि दुनिया को एक नैरेटिव बेचा जा सके, और वो नैरेटिव बिका। तो इंटरनेशनल मीडिया एक्टिव हुआ है जी दोबारा से, और खान साहब के पास पहुंचा है। ब्रिटिश जो बरतानवी नशरियाती इदारा BBC, पहले उर्दू को इंटरव्यू दिया, फिर इंग्लिश को इंटरव्यू दिया, और कैरोलाइन डेविस ने इंटरव्यू किया। 6 सवालात खान साहब के सामने रखे गए, और खान साहब ने इन 6 सवालात पर 6 छक्के लगाए हैं। पहला सवाल जो उनसे किया गया, जिस तरह पूरी दुनिया जानना चाहती है और ऑपोजिशन के लोग ज्यादा जानना चाहते हैं, पहला सवाल BBC की तरफ से ये किया गया कि इलेक्शन तो होने जा रहे हैं खान साहब, और ड्यू हैं, तो आप 3-4 माह पहले इलेक्शन क्यों जाते हैं? व्यूअर्स याद रखिएगा, पाकिस्तान इस वक्त जहां पर खड़ा है, हमारे जो दोस्त ममालिक थे उन्होंने अपना हाथ पीछे खींच लिया है। हमें अब खैरात भी कोई देने को तैयार नहीं है। इमदाद तो बहुत दूर की बात है, कोई खैरात भी देने को तैयार नहीं है, क्योंकि मदद की जाती है, उसके बाद आपके साथ टर्म्स एंड कंडीशंस तय की जाती हैं, कर्जा दिया जाता है, लेकिन अब खैरात देने के लिए भी कोई तैयार नहीं है। और ये सऊदी अरब ने भी कह दिया, और फिर इसके साथ साथ आपको कतर ने भी कह दिया, UAE ने भी कह दिया। जितने हमने दौरे किए थे ना, सिपा सलार को भेजा, वज़ीर-ए-आज़म को भेजा, सारे जो हैं खाली हाथ आए हैं, और कोई ये डरते हुए बताता नहीं है कि असल में वहाँ पर हुआ क्या है। खबरें आ रही हैं सऊदी अरब के हवाले से, वो मैं आपको अगली वीडियो में कुछ हकाइक और कुछ जो पैसा है जो कहीं और पार्क कर दिया गया, इस पर तफसील से आपके सामने हकाइक रखूंगा। लेकिन ये जो सवाल खान साहब से किया गया, इसका जवाब ये है कि पाकिस्तान इकोनॉमिक जो डैमेज हो चुका है, हमारी मईशत को जिस तरह तबाह कर दिया गया, लोगों के पास रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, यानी जो क्रेडिट लाइन ओपन करनी होती है आप इंटरनेशनल मार्केट में, वो भी आप ओपन नहीं कर सकते। अगर ये इलेक्शन मजीद डिले हुए तो शहबाज शरीफ और उनकी काबीना के पास कौन सी ऐसी गिद्दड़ सिंगी है, जादू की छड़ी है, जिसे वो चलाएंगे और हालात जो बेहतर हो जाएंगे। हर गुजरता दिन पाकिस्तान की मईशत को पीछे लेकर जा रहा है। हमारे हालात मिस्र जैसे हो जाएंगे, हमारे हालात श्रीलंका जैसे हो चुके, लेकिन ऐलान जो है वो नहीं किया जा रहा। ये वो पहला छक्का था जो इमरान खान साहब ने लगाया। कैरोलिन का ख्याल था कि शायद वो इमरान खान को अंडर प्रेशर करेगी और बाउंसर कराएगी, लेकिन इसका जवाब आया कि जनाब आपको फिलफौर इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि मुल्क इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। फिर उन्होंने ये पूछा कि अगर आपका एजेंडा जो है वो पूरा नहीं होता तो लोगों को आप सड़कों पर लेकर आएंगे। वो कहना ये चाह रही थी कि तुम लोगों को उकसाते हो। खान साहब ने लोगों को उकसाया नहीं है, लोगों को बताया है कि उसके मुल्क के साथ क्या हो रहा है, उनके मुल्क के साथ क्या हो रहा है, और किस तरह इस टोले को मुसल्लत किया गया, वेस्ट का क्या किरदार था, रजीम चेंज कैसे हुई, और अब लोग अगर सड़कों पर आ रहे हैं। याद रखिएगा, जो दूसरा छक्का लगाया ना खान साहब ने दूसरे सवाल के ऊपर, अवाम बगैर किसी कॉल के निकली, इमरान खान के कहने पे नहीं निकली। इमरान खान के साथ जो कुछ हुआ वो इस मुल्क के साथ हुआ, लोगों ने बर्दाश्त नहीं किया। लोगों ने कहा कि हम तो इमरान खान के साथ खड़े हैं, क्योंकि उससे इस जुर्म में निकाला गया कि वो चोरों के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहा था। फिर कैरोलिन ने यह भी सवाल किया कि एक थ्रेट है कि आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, यानी बाहर की दुनिया भी क्लोजली देख रही है कि इमरान खान को किसी वक्त जो है वो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और वो ये समझती है कि डिस्क्वालीफाई, यानी जो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट की तो ख्वाहिश होगी ना कि अगर ये दोबारा इक़्तिदार में आ गया तो शायद हमारे लिए हमारे मकासद को पूरा करना इतना आसान नहीं होगा, लिहाजा इससे पूछो कि इसके बारे में इसका क्या ख्याल है। तो खान साहब ने कहा कि ये ख्वाहिश है जी कुछ लोगों की, कुछ लोग चाहते हैं कि मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊं, मैं घर में बैठ जाऊं, लेकिन हमने पाकिस्तान की अदालतों का सामना किया और कोई ऐसा केस नहीं है जो मुझे डिस्क्वालीफाई कर सके। जिन लोगों पर अरबों खरबों की मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम थे, आज वो इक़्तिदार में बैठे हैं। किसी ने पूछा, लेकिन अगर तुमने पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर, बल्कि उस लीडर को जिसकी मकबूलियत में इस वक्त दुनिया जो है वो इंटरेस्ट शो कर रही है, अगर उसे तुमने घर भेज दिया तो फिर देखना तुम्हारे साथ जो है वो क्या सलूक किया जाएगा। फिर चौथा जो सवाल किया गया, वो ये भी कहते हैं कि अगर आप डिस्क्वालीफाई हो गए तो फिर पार्टी को कौन लीड करेगा, यानी अगर आपको जेल भेज दिया गया। बाहर की जो दुनिया है ना, वो ये भी जानना चाहती है कि फिर इसके नताइज क्या निकलेंगे। इसलिए सवाल जो है बरतानवी नशरियाती इदारे के प्लेटफॉर्म से कैरोलाइन डेविस ने पूछा कि अगर जेल चले गए इमरान खान तो फिर क्या बनेगा, और अगली जो लीडरशिप होगी वो कौन होगी, और पार्टी को कौन लीड करेगा। खान साहब मुझे मुस्कुराए और कहा कि इसके बारे में हमने ना सोचा है और ना ही ऐसा कोई इकदाम जो है वो होने जा रहा है। फिर जो सवाल उनसे ये भी किया गया कि हाउ सेफ यू फील, यानी इमरान खान पर कातलाना हमला होता है, हर शख्स को कंसर्न था
इमरान खान पर गोली चलने का। अल्लाह ताला ने इमरान खान को बचाया इस मुल्क के लिए, लोगों के लिए। और ये मैं नहीं सिर्फ कहता, ये पाकिस्तान की आवाम, आप जाएं और लोगों से सवाल करें, कोई सर्वे करवा लें, आपको पता चल जाएगा कि इस वक्त मकबूल लीडर कौन है पाकिस्तान का। वो खड़ा रहा, आवाम के साथ खड़ा रहा, गोलियां खाई, गिरा, फिर उठ के खड़ा हो गया। इन्होंने झुकाने की उसे कोशिश की, वो झुका नहीं, गिराने की कोशिश की, वो गिरा, फिर उठ के खड़ा हो गया। ये इमरान खान है जिसके पीछे इस वक्त इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट भी अपने मोहरों को भेजती है और सवालात के ज़रिए जानने की कोशिश करती है कि इमरान खान इस वक्त कितना मकबूल है और इस वक्त वो क्या सोच रहा है। तो व्यूअर्स, ये वो 6 सवालात थे जिस पर 6 छक्के लगाए हैं इमरान खान ने। अब आपको उस कहानी की तरफ लेकर जाएंगे जो इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन्स पर आपको सुनने को और देखने को मिल रही है, लेकिन असल में हकीकत कुछ और है। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको बताएं कि चौधरी शुजात हुसैन साहब की तरफ से एक बयान जारी किया गया जिसकी टाइमिंग बहुत अहमियत रखती है। एस्टेब्लिशमेंट के सबसे ज्यादा करीब होने की शोहरत रखने वाले चौधरी शुजात हुसैन साहब ये कहते हैं कि आम इंतखाबात वक्त पर होते हुए मुझे नजर नहीं आ रहे, फौरी इंतखाबात का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने अपने इस इशारे को जवाज पैदा करते हुए कहा कि मुल्क के मुआशी हालात अभी इंतखाबात की इजाज़त नहीं देते। तमाम सियासी जमातों को मुआशी बहाली के 1 पॉइंट एजेंडे पर मिलकर बैठना चाहिए और मुआशी बहाली की मुश्तरका कॉन्फ्रेंस की सरबराही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब करें। चौधरी शुजात हुसैन का दूसरा इशारा भी बड़ा मायने खेज है और हमारे इन खदशात को तकवीत पहुंचा रहा है जो हम गुज़श्ता 2 माह से जाहिर कर रहे हैं। शुजात साहब ये कहते हैं कि मुनज़ इलाही को काफ लीग से निकालने का उनका कोई इरादा नहीं है। शोकाज नोटिस सिर्फ उनके गलत इकदाम को रोकने के लिए दिए। शुजात साहब ने यह भी कहा कि वो चाहते हैं कि परवेज़ इलाही मुस्लिम लीग काफ में ही रहें। हमारे दरमियान गलत फहमी सिर्फ MPs के मुतल्लिक जो ख़त लिखने के हवाले से थी जो दूर हो गई। फिर उन्होंने ये भी कहा और दिफा करते हुए नजर आया कि मुझे परवेज़ इलाही ने बहुत कहा कि ख़त वापस ले लें, लेकिन मैंने कहा कि अब ये नामुमकिन है। और फिर चौधरी शुजात साहब ये भी कहते हैं कि बात इस हद तक पहुंच गई कि घर के अंदर तकसीम के लिए एक दीवार बना ली जाए, लेकिन मैंने कहा कि ऐसी दीवार नहीं बनने दूंगा। उन्होंने इस ड्रामे के बारे में खुद ही इशारा दे दिया कि सब कुछ इसलिए किया जा रहा था कि खान साहब को यकीन दिलाया जा सके कि दोनों खानदानों में फूट पड़ चुकी है। व्यूअर्स, यही वो आखिरी नुक्ता है इमरान खान को यकीन दिलाने से मुतालिक जिसके बारे में मैं आपको इससे पहले भी इंफॉर्मेशन दे चुका। दोबारा बता रहा हूं कि पंजाब के चौधरी परवेज़ इलाही का किरदार कप्तान के साथ मशकूक है। ये शुजात और परवेज़ इलाही के मामलात आगे बढ़ें या कज़नों की लड़ाई, इसका कोई भी नतीजा निकले या रुकावट बने, मगर ये बात वाज़ेह हो गई कि ख़ानदान के दोनों बड़े चौधरी शुजात साहब और फिर परवेज़ इलाही साहब जो हैं इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट की सियासत कर रहे हैं। फिर मैंने आपको ये भी खबर दी थी कि परवेज़ इलाही इस्टेब्लिशमेंट की डिक्टेशन पर इमरान खान के साथ अटैच होकर उनकी हकीकी आज़ादी की तहरीक को इस्लामाबाद के रास्ते से वापस लाकर पंजाब असम्बली और ऐवान वज़ीर आला के बंद कमरों में लेकर आए। हमने ये भी खबर दी थी कि परवेज़ इलाही इमरान खान पर वज़ीराबाद हमला केस में एस्टेब्लिशमेंट को बचाएंगे और फिर ऐसा ही हुआ। ना ही FIR कप्तान की मर्जी की दर्ज हुई और ना ही JIT को काम करने दिया गया। हमने ये भी खबर दी थी कि परवेज़ इलाही इतनी जल्दी तहरीक इंसाफ में शामिल नहीं होंगे, अगर होंगे तो सौदेबाजी होगी, इस्टेब्लिशमेंट की नुमाइंदगी करेंगे और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो जाएंगे। आज चौधरी शुजात का बयान ये इशारे दे रहा है कि तहरीक इंसाफ के साथ इस्टेब्लिशमेंट का खेल बदस्तूर जारी है। ज़्यादा इम्कान काफ लीग के दोनों धड़ों के दोबारा मुत्तहद होने का है और दूसरी सूरत में परवेज़ इलाही का धड़ा इस्टेब्लिशमेंट के मिशन पर ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो जाएगा। व्यूअर्स, ये मामला दीवार का क्या है, कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे पास मौजूद है। मैंने कई माह पहले जब पंजाब असम्बली में वोट का मामला सामने आया, उस वक्त आपको याद होगा कि ख़ानदान तकसीम हो गया और फिर आमने सामने, और फिर वो सीन भी आपको याद होंगे जब मुनस इलाही ज़हूर इलाही रोड पर जाते हैं और जाकर उन्होंने चौधरी शुजात साहब से सख्त लहजे में बात की और फिर ख़ानदान के बहुत सारे जहाँ पर बड़े आमने सामने थे वहीं पर ख़ानदान की ख़वातीन भी आमने सामने आ गई। चूँकि एक तरफ परवेज़ इलाही साहब ने CM बनना था और दूसरी तरफ जो रुकावट है वो कोई और नहीं बल्कि ख़ानदान के अपने लोग थे। चौधरी शुजात साहब का इनकार था। अब ये मामला दीवार का क्या है, आपको मैं पूरी जिम्मेदारी से ये कहानी बता रहा हूँ जो ख़ानदान के अंदर इस वक्त खिचड़ी पक रही है। ये दीवार जिसे चौधरी शुजात साहब ने बड़ी सादगी से कहा कि एक दीवार बनाना चाहते थे और मैंने उसे दीवार को बनने नहीं दिया, ये मामला ऐसे नहीं है। और मेरी ख़ानदान के कुछ लोगों से बात हुई और मैंने उनके सामने ये सवाल रखा कि ये मामला
सियासत का नहीं लगता, ये मामला कुछ और है। और हमेशा की तरह मामला वही निकला जो ख़ानदानों में हमेशा निकलता है, मामला प्योर जायदाद की तकसीम का था। व्यूअर्स, आपको याद होगा कि चौधरी शुजात साहब बहुत ज़्यादा बीमार हुए, उन्हें फिर जर्मनी मुंतकिल किया गया इलाज के लिए। उस वक्त एक खबर आई टेलीविज़न के ऊपर कि खुदा न खास्ता अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। मैंने राब्ता किया, जानने की कोशिश की, फिर उसके बाद हमने उसकी तरदीद भी चलाई अपने प्लेटफॉर्म पे कि ऐसी खबरें, अफवाहें जो उड़ाई जा रही हैं, काइंडली चौधरी शुजात साहब जो हैं वो बिल्कुल ठीक हैं और तंदुरुस्त हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ अफवाहें हैं, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और फिर उसके बाद क्या हुआ, चौधरी शुजात साहब ने फैसला किया कि वो ख़ानदान की एक शख्सियत के नाम अपनी तमाम जायदाद जो है अपनी ज़िंदगी में लगा देंगे। कुछ लोगों को खबर हो जाती है और उन्होंने क्या किया, चौधरी शुजात साहब और कुछ और लोगों के जो ख़ानदान के बड़े हैं उनके जाली दस्तखत करके ज़मीन अपने नाम करने की कोशिश की। और यही वो बुनियादी वजह बनती है जो आज इस ख़ानदान की हम तकसीम देख रहे हैं, वहाँ से मामलात ख़राब हुए। फिर इसका एक असर हमें पाकिस्तान की सियासत में इस ख़ानदान की तकसीम की शक्ल में भी नज़र आता है। अगर आप ये कहें कि ये दीवार बनाकर इमरान खान को दिखाने की कोशिश की जा रही थी, तो ऐसा नहीं है चौधरी साहब। असल मामला आपके ख़ानदान के जो अंदरूनी मसाइल हैं, जो जायदाद की तकसीम है, जिसका आप ख़ुद भी टारगेट हो चुके हैं, ये बुनियादी वजह बनी, बोन ऑफ कंटेंशन है। मैं आपके सामने एक और भी हकीकत रख दूँ, ये आपको समझने में आसानी हो जाएगी। परवेज़ इलाही साहब का जहाँ पर घर है, ये असल में 5 घर हैं। परवेज़ इलाही का, चौधरी शुजात साहब का, निगत अशरफ का, चौधरी जावेद इलाही का, चौधरी सबात का। अब इसकी एक ज़मीन है जिस पर ये घर बनाए गए। जब इनके बड़ों ने ये ज़मीन खरीदी थी ना ज़हूर इलाही रोड के ऊपर, तो जो भी अलॉटेड जगह थी आपने अलॉट कर दी, आपने ख़रीदी, लेकिन जो घर बने वो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन और डिमार्केशन उस तरह नहीं की गई जो असल में ज़मीन की रजिस्ट्री थी, यानी जो उसकी डिमार्केशन थी या उसका असल हदूद अरबा है। अगर 1 कनाल जगह है तो घर जो बनाए गए वो 1.5 कनाल में बना दिए गए। तो यही बुनियाद बनी। आज ख़ानदान के लोगों ने कहा कि यार ये डिमार्केशन को ठीक करो, और फिर यही हुआ। मुझे ख़ानदान के बहुत ज़िम्मेदार लोगों ने ये बताया कि उनके ड्राइंग रूम्स के अंदर चॉकिंग की गई, उनके जो घर थे, बेडरूम्स थे, उनके अंदर चॉकिंग कर दी गई कि ये हिस्सा हमारे खाते में आता है और आपने इसके ऊपर नाजायज़ कब्ज़ा किया हुआ है, लिहाजा हम यहाँ पर दीवार कर देंगे। तो फिर ये एक दीवार नहीं है, यहाँ पर कई दीवारों का मामला है, जिसका चौधरी शुजात साहब ने इशारा किया। असल में ये जायदाद की तकसीम का मामला था और मेरी इतलात के मुताबिक बाकायदा इसका केस भी चल रहा है और अदालत के अंदर ये केस है। तकसीम दुरुस्त नहीं की गई और इसकी तकसीम जो है अब इसे अदालत के ज़रिए जो है इसे ठीक करवाया जाएगा। तो ये वो कहानी है। चौधरी साहब ने तो दीवारों का जिक्र किया, लेकिन असल इसके पीछे जो मुद्दा था वो ख़ानदान में जायदाद तकसीम का था और यही बुनियादी वजह बनी। चौधरी शुजात साहब की नाराज़गी है परवेज़ इलाही साहब से और बाकी लोगों से भी, लेकिन सियासत जो है ना, जो हमें नज़र आ रही है, सियासत पाकिस्तान की और इस ख़ानदान की ऐसी नहीं है। और व्यूअर्स, लंदन से खबर ये है कि मरियम नवाज़, नवाज शरीफ और राना सनाउल्लाह की मुलाकात हुई है। कई घंटे तक ये मुलाकात जारी रही। एजेंडा ये था कि मरियम नवाज़ बतौर चीफ ऑर्गेनाइज़र जब पाकिस्तान जाएंगी तो हिकमत अमली क्या अपनाई जाए, सियासी सूरत हाल को कैसे कंट्रोल किया जाए, आइंदा इंतखाबात में किन लोगों को और किन ख़ानदानों को और किन इलेक्टेबल्स को मैदान में उतारना है। और फिर सबसे अहम बात व्यूअर्स ये है कि नवाज शरीफ की वतन वापसी, जो कानूनी टीम है उससे मुशावरत कहाँ तक पहुँची और क्या पाकिस्तान के ताकतवर हल्के ऑन बोर्ड हैं नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से। व्यूअर्स, आपको बताते चलें, नवाज शरीफ ने बाहर निकलकर 3 जुमले कहे कि इन हालात से हम पाकिस्तान को निकालेंगे। मेरे 4 सालों को इमरान खान के 4 सालों से कंपेयर करें तो आपको मालूम होगा कि पाकिस्तान कहाँ पर खड़ा था। हम आपके पूरे 30 सालों को अगर इमरान खान के 3 सालों से कंपेयर करें तो मियां साहब जो तरक्की हुई है वो पाकिस्तान के अंदर, और जो इंडिकेटर्स थे वो पूरी कौम को मालूम है कि तरक्की इमरान खान के दौर में हुई। आपने और आपके ख़ानदान के और दूसरे जरदारी साहब के ख़ानदान ने इस मुल्क को और इस कौम को सिर्फ लूटा ही है। व्यूअर्स, इन हालात के अंदर जो सबसे बड़ा सवाल इस मीटिंग के अंदर रखा गया कि अगर इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाए तो सियासी तौर पर क्या ये फैसला दुरुस्त होगा। याद रखें, ये बहस भी हुई है इस मीटिंग के अंदर। कुछ लोगों की ये राय थी कि अगर इन हालात में इमरान खान पर हाथ डाला गया तो ये उनके साथ एक बहुत बड़ी फेवर होगी, यानी ये उन्हें सियासी तौर पर मजबूत करेगी। इमरान खान को रजीम चेंज के ज़रिए निकाला गया, इसका जिक्र भी हुआ कि जिन हालात में इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म किया गया, लोग सड़कों पर बग़ैर किसी लीडर के निकले
اور اگر ہم گرفتار کرتے ہیں ادھر سے، ایک تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ تیار نہیں ہے، آپ کو یاد رکھنا چاہیے، اس لیے کہ ان حالات میں نواز شریف صاحب پاکستان واپس آتے ہیں تو خان صاحب کو بولنے سے کون روکے گا؟ خان صاحب اگر باقیات کا نام لیتے ہیں، اگر ایف آئی آر میں ڈرتے نہیں ہیں کسی کا نام لینے سے، تو پھر وہ یہ بھی بتائیں گے کہ یہ باقیات کس طرح آپریٹ کر رہی تھی۔ جنرل باجوہ نے جو کچھ اس ملک کے ساتھ کیا، خان صاحب نہیں ڈرتے، نام لے کر بتاتے ہیں، اور جو آرمی آفیسرز اس وقت ان کے ساتھ تھے جنہوں نے مشورہ دیا ایکسٹینشن کا، خان صاحب ان کا بھی نام لیتے ہیں۔ تو اگر یہ فیور دی گئی تو پھر انگلیاں کس کی طرف جائیں گی؟ پاکستان کی عوام جانتی ہے کہ موجودہ قیادت کو تنقید کا نشانہ بنایا جائے گا۔ کیا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اس کے لیے تیار ہے؟ جو تانا جنرل باجوہ کے لیے تھا، جو تانا ان 3 لوگوں کے لیے تھا جنہوں نے عمران خان کی حکومت کو گرانے میں بنیادی کردار ادا کیا، کیا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اس کے لیے تیار ہے؟ بالکل تیار نہیں ہے، اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ شہباز شریف کے بالکل پیچھے نظر نہیں آ رہی، اور نواز شریف صاحب کے لیے بھی یہ مشکل اس لیے ہو گیا ہے پاکستان آنا کیونکہ سپورٹ موجود نہیں ہے۔ جس طرح ان کی خواہش تھی کہ فیصلے عدالتیں کریں اور ہم پاکستان چلے جائیں، عدالتوں نے میرٹ پر فیصلہ اگر کرنا ہے یا میرٹ پر جو کام جو ہوتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے، اس میں ضرورت پڑ رہی ہے انہیں ایک ڈنڈے کی، اور ڈنڈا جو ہے وہ تیار نہیں ہے، اور طاقت جو ہے اس نے ہاتھ کھڑے کر لی۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کے معاملات عدالتوں میں ہیں، آپ جانیں اور پاکستان کی عدالتیں جانیں، ہم اس میں مداخلت جو ہے کسی قسم کی نہیں کریں گے۔ مریم سے یہ بھی پوچھا گیا کہ 24 یا 29 انہوں نے ماربل آرچ حسن نواز کے دفتر کی سیڑھیوں میں کھڑے ہو کر کہا کہ ابھی میں لاہور نہیں جاؤں گی، اور بہت جلدی جو ہے اس کا فیصلہ کر لیا جائے گا کہ انہوں نے پاکستان جو ہے کب جانا ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب کی بھی جو گفتگو ہوئی ہے الیکشن کمیشن اور پاکستان کے حوالے سے، انہوں نے کچھ باتیں کہی، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ انتخابی مہم جو ہے وہ نواز شریف کی قیادت میں ہم بہت جلدی جو ہے وہ شروع کریں گے۔ پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ مریم نواز اگلے ہفتے پاکستان واپس جائیں گی، تاریخ کا باقاعدہ جو ہے وہ اعلان نہیں کیا گیا، لیکن حتمی فیصلے لندن کی حد تک میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کر لیے گئے ہیں کہ اگر آپ نے سیاسی طور پر زندہ رہنا ہے تو آپ کو میدان میں آنا پڑے گا، عمران خان کا مقابلہ کرنا پڑے گا لندن میں رہ کر۔ اب یہ آن لائن سیاست جو ہے اس دکان کو آپ کو بند کرنا پڑے گا۔ اور پھر آپ کو بتائیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے عمران خان کی 7 حلقوں پہ جیت کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ اس سے پہلے اس نوٹیفیکیشن کو روک دیا گیا تھا اور کچھ کاغذات جمع کروانے تھے، عمران خان نے جمع ہو گئے اور اس نوٹیفیکیشن کو جاری کر دیا گیا ہے۔ عمران خان نے 7 حلقوں میں جیت کر ایک ورلڈ ریکارڈ قائم کیا تھا، اور اپنے ہی اس سے پہلے 5 نشستوں پر جیت کے ریکارڈ کو بہتر بنایا تھا۔ اب اس نوٹیفیکیشن سے کچھ دن پہلے آپ کو یاد ہوگا عمران خان نے 33 حلقوں میں اترنے کا اعلان کیا۔ اب اپنے ریکارڈ کو مزید بہتر کرنے جا رہے ہیں، اور 33 حلقوں میں جیت کر جو سیاست کی گئی پاکستان میں پی ڈی ایم کی طرف سے، اس سیاست کا جواب سیاست سے دیا گیا، اور عمران خان اب 33 حلقوں میں دوبارہ جو ہے الیکشن لڑنے جا رہے ہیں۔ میرا سوال ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے تمام لوگوں سے، نواز شریف سے، مریم نواز سے، کیونکہ آج جو گفتگو کی گئی لندن کے اندر، اب یہ سوال ان سے بنتا ہے کہ اگر آپ واقعی مقبول ہیں اور 4 سال جو کمپیریزن آپ کے والد محترم کر رہے ہیں عمران خان کی حکومت کا، تو کیوں نہ آپ ان 33 حلقوں میں مریم نواز صاحبہ اتریں اور عمران خان کا مقابلہ کریں۔ پاکستان کا کون مقبول ترین لیڈر ہے آپ کو معلوم ہو جائے گا، اور جو غلط فہمی آپ کو اپنے بارے میں ہے اور آپ کے خاندان کے لوگوں کو آپ کے بارے میں ہے، آپ کے والد محترم کو آپ کی قابلیت کے بارے میں ہے، اور پھر جو کہا جاتا ہے کہ مریم کراؤڈ پولر ہے، اور یہ غلط فہمی بھی آپ کو معلوم ہو جائے گی کہ آپ کہاں پر پاکستان کی سیاست میں سٹینڈ کرتی ہیں۔ ویورز، آخر میں آپ کو بتائیں کہ سیاست کسے کہتے ہیں؟ جب آپ ذمہ داری نبھا نہیں سکتے نا، تو آپ کو اپنے ملک کو، اقتدار کو خیر بات کہہ دینا چاہیے۔ اور یہ اعلان کیا گیا ہے نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم کی طرف سے، جیسنڈ آرنن نے اپنے عہدے سے مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا، استعفیٰ دے دیا۔ جب وہ استعفیٰ دے رہی تھی آنکھوں میں آنسو تھے، اور دنیا کی کم ترین عمر آپ کی ہے، آپ وزیر اعظم بن گئی، ملک کی ذمہ داری آپ کے حوالے کر دی جاتی ہے، عوام نے آپ پر بھروسہ کیا، لیکن ایک وقت آپ کی زندگی میں آیا جب آپ نے یہ محسوس کیا کہ میرے اندر اتنی توانائی نہیں ہے کہ میں ملک کی ذمہ داری سنبھال سکوں، تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم اقتدار میں نہیں رہیں گے، اور اسے خیر بات کہہ دیا۔ لیکن پاکستان کے اندر ایسا نہیں ہوتا۔ کچھ سیکھ لے مریم نواز، 37 سال کی عمر میں دنیا کی کم ترین وزیر اعظم ہونے کا اعزاز حاصل کرنے والی خاتون نے اقتدار کو خیر بات کہہ دیا ہے،
اور ایک ہمارے مروسی کردار ہیں جو ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، اور مریم نواز نے کہا تھا کہ ہمارا حکمران خاندان ہے، یعنی یہ پاکستان کی جان نہیں چھوڑیں گے۔ مروسیت پاکستان کو تباہ کر دیا، اس مروسیت کو دفن کرنا ہے اور ایسے لوگوں کو سپورٹ کریں جو اپنے خاندان کے لیے نہیں بلکہ پاکستان کے لیے کام کرتے ہیں۔ ویورز، آج کا شو تھا ہمارا، اپنے کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔